दीपक नगर गांव में ऋतिक नाम का लड़का अपनी बड़ी मां कमला के साथ रहता था, क्योंकि ऋतिक के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। जिसके बाद से कमला ने ही उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल भी बनाया कि वह आज एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। बेटा ऋतिक, देख मैंने तेरे लिए कुछ रिश्ते देखे हैं, जरा देख कर बताना तुझे इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। मैं तेरी शादी की बात उसी से करूंगी। अरे माँ, आप ही मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो ना। नहीं बेटा, कम से कम तू लड़की तो अपनी पसंद की ढूंढ ले। क्या हर समय मेरी ही पसंद देखता रहेगा? माँ, तुमने ही तो मुझे पाला है, मुझे इस लायक बनाया है, इसलिए मेरी हर पसंद पर आपका हक है। बेटा मैंने जो पूछा है वो बता चल। ऋतिक सभी फोटो देखता है, मगर उसे उन सभी लड़कियों में से आराध्या पसंद आ जाती है। जिसके बाद उसकी बड़ी माँ आराध्या के घर जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर लेती है और कुछ ही महीने बाद उसकी शादी भी हो जाती है। आराध्या एक बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती है। बेटी आराध्या, अब से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे ले लेना। और यह लो सोने के कंगन, नई बहू को दिए जाते हैं, अब से यह तुम्हारे हैं। आराध्या खुशी खुशी वह कंगन लेकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी वह देखती है उसकी बड़ी सास कुछ सोने के थैले में भरकर कहीं छुपा रही है। आराध्या को अपनी सास पर शक हो जाता है और वह रात को अपने पति से यह बात बताती है, पर उसका पति उसकी बात नहीं सुनता। मुझे ही अब अपनी सासू माँ का सच सामने लाना होगा। कुछ ही दिन बाद आराध्या देखती है कि एक आदमी घर पर आया है और उसकी सास चुपके से उसके साथ चली जाती है। आराध्या अपने सास का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसकी सास अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला खरीद रही है। अच्छा, तो सासू माँ मेरे पति का पैसा यहाँ अपने ऐश्वर्य के लिए लगा रही है। मुझे अपने पति को ये सब बताना होगा। शाम को ऋतिक घर पर आता है और वह उसे सारी बात बता देती है। सुनो जी, अगर यह बात झूठ हुई तो मुझे घर से निकाल देना, लेकिन तुम्हारी माँ चोरी से अपने लिए एक बंगला खरीद रही है, बहुत बड़ा, समझे? तुम्हारी सारी कमाई उड़ा रही है वो। यह सुनकर ऋतिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी बड़ी माँ से सब पूछने लगता है। बड़ी माँ, क्या ये सच है? आप मुझे बिना बताए चोरी छुपे एक बंगला खरीद रही थी और आपने बहुत सारा सोना भी छुपा के रखा है? हाँ बेटा, यह सब सच है। यह सुनते ही ऋतिक को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बड़ी माँ को घर से निकाल देता है। कमला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह दोनों खुशी से रहने लगते हैं। तभी एक दिन एक आदमी उनके घर आता है और वह ऋतिक से कहता है, भाई वो माजी कहाँ है? उनके कुछ कागज आए हैं, उन्होंने अपना बंगला आपके नाम करवाया था, तो वही कागज मैं उन्हें देने आया था। यह सुनकर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है और वह अपनी बड़ी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसकी बड़ी माँ मंदिर की सीढ़ी पर बैठी थी। वह उनके पास जाता है और माफी मांगता है। कमला अपने बेटे से कहती है, बेटा मैंने अपना बंगला तेरे नाम करवाया था और वह सोना तेरी माँ का था, इसलिए मैंने उसे संभाल के रखा था, मैंने उसे छुपाया नहीं था। यह सुनकर ऋतिक रोते हुए अपनी बड़ी माँ को गले लगा लेता है और उन्हें घर ले आता है। उसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है,
लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। एक छोटी सी नगर में चिंटू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पास एक भोला नाम का सफेद रंग का कुत्ता था। चिंटू और भोलू दोनों अच्छे मित्र थे। भोलू चिंटू के घर में रहता था और चिंटू की ढेर सारी मदद करता था। चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो भोलू उसकी मदद करता था। भोलू घर में किसी दूसरे व्यक्ति को घुसने ही नहीं देता था। अरे भोलू, मैं स्कूल जाके आऊंगा, आने के बाद तुम्हारे साथ खेलूंगा। ऐसे कहते हुए चिंटू स्कूल चला जाता है। भोलू अपनी ड्यूटी में मस्त घर के सामने बैठ जाता है। अरे, इस घर में मैं रहते हुए कोई अनजान व्यक्ति कैसे घुस सकता है? ऐसे मन में कहते हुए घर पे कड़ी नजर रख के बैठा था। पहले ही भौंक भौंक करके पूरे घर को बता देता था कि कोई अनजान आदमी आया है। गोलू अपनी स्कूल से आने के बाद भोलू को प्यार से सराहता था और हाँ भोलू महाराज, अब तो आपको नहलाना है, उसके बाद खाना खिलाना है ना? ऐसे चिंटू पूछते ही भोलू अपने दुम हिलाते हुए चिंटू के पास प्यार से आके लिपट जाता था और भौंकते हुए कहता था, हाँ, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा गोलू आएगा और मुझे नहलाएगा और मुझे खाना खिलाएगा। ऐसे दोनों प्यार से खेलते कूदते समय बिताते थे। गोलू अपने भोलू को प्यार से खाना खिलाता था और उसके साथ खेलता था। चिंटू जब पार्क में खेलता था तो भोलू उसके बॉल को लाकर चिंटू को देता था और उसको होशियार भी करता था। अरे गोलू, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना, मैं आपका मित्र हूँ, आप मेरे साथ खेलो। तो गोलू भी प्यार से कहता था, हाँ मित्र, हमें स्कूल में भी पढ़ाया है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति कुछ भी देता है तो उसे खाना मना है, हमें ये सब पता है। चिंटू और भोलू की इतनी प्यारी दोस्ती थी कि पार्क में सारे बच्चे इनके साथ खेलना पसंद करते थे। भोलू घर में भी सभी का मन बहलाता था।
भोलू कभी चौकीदार का काम करता था तो कभी घर के नौकर का। चिंटू की मम्मी जब छत पर पापड़ या गेहूं, चावल सुखाने के लिए बिछा कर आती थी तो भोलू वहाँ निगरानी करता था। अरे कबूतर, अरे चिड़िया, देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भूलना नहीं, भूल कर भी अपने दाने को मैं हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए किसी चिड़िया, कौवा दाना चुराना तो दूर बैठने भी नहीं देता था और अनाज को बर्बाद करने भी नहीं देता था। चिंटू जब बाजार जाता तो भोलू भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चला जाता था और दूसरे आवारा कुत्तों आदि से चिंटू को बचाता था। तो इसे क्या समझ आता है, दोस्ती सिर्फ अपने लोगों से ही नहीं होती है, किसी से भी मित्रता हो सकती है, मगर मित्रता को निभाना चाहिए। मित्र आपकी सदैव सहायता करते हैं।